अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे जो है वो प्रीवियस लेक्चर में 2022 का जो पास पेपर आपका आया था कंप्यूटर साइंस का, हमने उसको सॉल्व किया और देखा कि सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 2021 का जो पास पेपर था उसके सेक्शन बी के कौन कौन से क्वेश्चंस थे और सेक्शन सी में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेस और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट www.vtuitions.com पर साइन अप होके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि आज हमारा लेक्चर होगा पास्ट पेपर 2021 का। इसमें देखेंगे कि हम सिंटैक्स बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए थे कौन कौन से थे सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। अच्छा, सेक्शन बी जो आपका आता है इसमें है सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें जो है वो आपके पास जो इनके आंसर देने होते हैं वो 6 to 7 लाइंस तक जो है वो होने चाहिए और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो आप इनके आंसर नहीं देंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, डिफाइन द पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस जो होता है उनके पार्ट्स को जो है वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस की। उसके बाद आपने लिखना है एन ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स। दो जो हैं वो अहम ऐसे हिस्से होते हैं जिससे मिलके जो है वो एक ईमेल एड्रेस बनाया जाता है। नंबर 1 पर आपका है यूजर नेम और नंबर 2 पे आ जाता है डोमेन नेम। यूजर नेम क्या है? दिस इज द यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज चोजन बाय द यूजर एंड इट टिपिकली कम्स बिफोर द @ सिंबल इन द ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो इस तरह का सिंबल होता है @ का, उससे पहले जो एक यूनिक आइडेंटिफायर एक यूजर दे रहा होता है अपनी शनाख्त के तौर पर, वो जो है वो यूजर नेम कहलाता है। इट कैन कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब इसमें क्या क्या चीज आपके पास आ जाती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि पीरियड्स, अंडरस्कोर, हाइफन्स, इस तरह के जो हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करके भी जो है वो आप यूजर नेम को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पे है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ये आपका जो है वो एक ईमेल एड्रेस का सेकंड पार्ट कहलाता है एंड इट कम्स आफ्टर द @सिंबल। अब ये क्या है कि ये @सिंबल जो होता है उसके बाद जो है वो लिखा जाता है। इट आइडेंटिफाइज द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और द ऑर्गेनाइजेशन दैट द ईमेल एड्रेस बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होती है, ठीक है, ये एक ऐसी शनाख्त दे रहा होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है, जो कि आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिससे जो है वो ईमेल एड्रेस बिलोंग करते हैं। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 or more पार्ट्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। अब इसमें क्या है कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन द ईमेल एड्रेस example@gmail.com। अब यहाँ पे क्या है? gmail.com, तो ये जो है क्या कहलाएगा? डोमेन नेम कहलाता है। तो ये दो, यूजर नेम और डोमेन नेम मिलके जो है वो एक ईमेल एड्रेस जो है वो बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे क्या इनके डिफरेंशिएट यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किए हैं। एन एनालॉग सिग्नल्स इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं जो कि एक फिजिकल मेजरमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता है? डिजिटल सिग्नल्स आर टाइम सेपरेटेड सिग्नल विच आर जनरेटेड यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब इसमें क्या होता है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन के जरिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर
किसी भी डेटा को जब लेता है तो वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज कहलाती है। तो ये जो है हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पर, के डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो सेपरेटेड करते हैं सिग्नल्स को और जनरेट करते हैं क्या, डिजिटल मॉड्यूलेशन, यानी कि डिजिटल सिग्नल जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। नंबर 2 पर है, इट इज डिनोटेड बाय साइन वेव, इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है वो वेव्स की फॉर्म में, यानी कि साइन की फॉर्म में जो है ये वेव्स को डिनोट करते हैं एनालॉग सिग्नल, जबकि डिजिटल सिग्नल जो है वो एक स्क्वायर क्वांटिटी में जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके सिग्नल्स को। नंबर 3 पे है, इट यूजेस अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज दैट हेल्प यू टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो कि उस इंफॉर्मेशन को जो सेंड हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। जबकि डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता है, यूजेस डिस्क्रीट 0 एंड 1 जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को। जब आप डेटा को सेंड कर रहे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करती है। नंबर 4 पर है, टेम्परेचर सेंसर्स। जो टेम्परेचर के सेंसर्स होते हैं, एफएम रेडियो के सिग्नल्स हैं, और फोटो सेल्स हैं, लाइट सेंसर्स होते हैं, रेजिस्टिव टच स्क्रीन है, ये तमाम जो है वो आपकी एनालॉग सिग्नल्स की टाइप्स में या उसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। जबकि अगर डिजिटल सिग्नल्स में बात करें तो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, ये तमाम क्या हैं, ये जो है वो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। द एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ इज लो। अब यहाँ पे क्या है कि जो एनालॉग सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो कम होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो हाई होती है। एनालॉग सिग्नल डज नॉट ऑफर एनी फिक्स रेंज। अब इसमें क्या है कि एनालॉग सिग्नल्स में फिक्स रेंज नहीं पाई जाती, जबकि डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या होता है, फाइनाइट नंबर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि एनालॉग में जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट एट लीस्ट 5 नेम्स ऑफ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो है वो 5 नाम आपने बताने हैं जिसमें जो कि थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो नोन एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि ये जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहलाती है। आर डिजाइन टू बी मोर यूजर फ्रेंडली। इसको क्या बनाया गया, यानी कि इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है, ठीक है, एंड क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा आसान रखी गई है कि जैसे कि एक इंसान की आप इसको जुबान से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। देन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जो है ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज पाई जाती हैं अगर हम मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में बात करें या फिर असेंबली लैंग्वेज के मुकाबले में बात करते हैं। Here are 5 examples of third generation programming languages। थर्ड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट की गई थी उनमें कौन कौन सी थी, सी, जावा, पाइथन, रूबी, पीएचपी, ये जो है वो आपकी थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, डिफाइन द टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। अच्छा, अब यहाँ मैंने आगे मेंशन कर दिया कि सेम एज ईयर 2022। अब यह यानी कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें आपने सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है, ये आपका रिपीट हुआ है 2022 के पेपर के अंदर। तो इसलिए मैंने जो है वो उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप उस पेपर में जाके जो है, जो मैंने वीडियो बनाई है या जो आपके पास पीडीएफ मौजूद होगी इसकी, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको वेबसाइट से, वहां पर जो है वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। कंपाइलर इंटरप्रीटर में फर्क क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पर है, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट कर देता है,
जबकि इंटरप्रीटर क्या करता है, इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। यहाँ पे क्या है कि ये एक ही स्टेटमेंट को एट अ टाइम जो है वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। नंबर 2, इट जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड विथ फर्दर रिक्वायर्स लिंकिंग, हैंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंपाइलर जो है वो एक ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है, जिसमें क्या जरूरत पड़ती है, उसको लिंक करने की जरूरत भी पड़ती है। जब उसको हम लिंक करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी मेमोरी भी जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगी। अब इंटरप्रीटर में क्या है, नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, कोई भी ऑब्जेक्ट कोड इसमें जनरेट नहीं होता, हैंस आर मेमोरी एफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या है कि जाहिर सी बात है, जब उसमें कोड जनरेट नहीं हो रहा तो उसकी मेमोरी भी जो है वो एफिशिएंट ही रहेगी। नंबर 3, कंपाइलर्स यूजुअली टेक अ large amount of time to analyze the source code. However, the overall execution time is comparatively faster than interpreters. ठीक है, अब क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंपाइलर जो है वो ज्यादा टाइम लेते हैं सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए, जबकि अगर हम बात करते हैं जो उसकी टाइम एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा फास्टर होता है इंटरप्रीटर्स के मुकाबले में। अब इंटरप्रीटर में क्या है, इंटरप्रीटर यूजुअली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि टाइम कम लेता है सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए। हाउएवर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कॉम्परेटिवली स्लोअर देन कंपाइलर। लेकिन अगर हम कंपाइलर के मुकाबले में बात करते हैं तो इसकी टाइम एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है कंपाइलर के लिहाज से। इट इज मोर एफिशिएंट, कंपाइलर बहुत ज्यादा एफिशिएंट समझा जाता है, जबकि इंटरप्रीटर जो है वो कंपाइलर के मुकाबले में लेस एफिशिएंट समझा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड इज परमानेंटली सेव फॉर फ्यूचर यूज। अब इसमें क्या होता है कि कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट कर देता है जो कि आप फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रीटर में क्या है कि इंटरप्रीटर कोड इज सेव फॉर फ्यूचर, नो ऑब्जेक्ट कोड इज सेव फॉर फ्यूचर यूज। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कोड बनता ही नहीं है कि जिसको आप फ्यूचर में यूज करेंगे इसको, इसलिए आपको बार बार जो है वो स्टेटमेंट को और ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस जावा यूज कंपाइलर्स। अब जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इनमें जो है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर का यूज किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें इंटरप्रीटर की तो उसमें जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, रूबी, इनमें जो है वो इंटरप्रीटर्स ट्रांसलेटर्स का जो है वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 बेसिक सर्विसेज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए अगर हम बात करते हैं कि 5 बेसिक सर्विसेज आपको बतानी है, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी खिदमात जो हैं वो आप इंटरनेट के जरिए हासिल करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सर्विसेज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे, द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज टू यूजर्स। हियर आर 5 बेसिक सर्विसेज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट। आप कौन कौन सी है, नंबर 1 पर आ जाती है ईमेल। ईमेल इज अ प्राइमरी मींस ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। अगर हम बात करें तो ये जो है वो एक आपकी प्राइमरी के तौर पर जो है वो इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट पर। इट अब ये करती क्या है, इट अलाउज यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स टू एंड फ्रॉम एनीवन विद एन ईमेल एड्रेस। अभी इसमें क्या होता है कि आप ईमेल एड्रेस के जरिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जिसमें आपके पास वर्ड की फाइल आ जाती है, पीडीएफ की फाइल्स आ जाती हैं, पावर पॉइंट्स की फाइल आ जाती हैं, या फिर कोई और फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई जो है वो इमेज है आपके पास, ठीक है, इस तरह की कोई अलग फाइल्स हैं, तो उसको भी जो है वो आप एक ईमेल एड्रेस से दूसरे ईमेल एड्रेस पर जो है वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस
that contain various types of information such as text, images, audio एंड वीडियो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक ऐसा इंटरकनेक्टेड वेबसाइट्स का नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है कि वेब के पेजेस मौजूद होते हैं। अब उन वेब पेजेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इमेजेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑडियोज से रिलेटेड होंगी, वीडियोस होंगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मिलके जो है वो एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट करती है, जो कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर मिल जाती हैं। नंबर थर्ड पर है सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच है जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है एंड लिंक्डइन। अब ये तमाम क्या है? अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू पोस्ट, मैसेजेस, कमेंट्स एंड चैट्स। अब यहाँ पे क्या है? पोस्ट के जरिए जो आप कोई भी कोई पोस्ट कर रहे हैं, कोई मैसेजेस कर रहे हैं, कोई कमेंट्स कर रहे हैं या कोई चैट जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो यूज़र्स क्या कर रहे होते हैं कि कनेक्ट होने के लिए और कम्युनिकेशंस करने के लिए एक दूसरे के साथ, चाहे वो पोस्ट के ज़रिए हो, मैसेजेस के ज़रिए हो, कमेंट्स के ज़रिए हो, चैट्स के ज़रिए हो, तो वहाँ पर जो है वो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग। Online shopping allows users to buy and sell goods and services through e-commerce website। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वो यूजर्स को अलाउ करती है कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए। ठीक है, अब वो कोई भी सामान हो सकता है, कोई गुड्स आप बेच रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो होता किसके जरिए? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए जो है वो आप ये तमाम काम कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़न है, ईबे है, अलीबाबा, इस तरह के जो आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, वहां पर जाके जो है वो यूज़र बाय भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल भी कर सकते हैं। यूजर्स कैन ब्राउज, सिलेक्ट एंड परचेज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। अब यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या अगर उन्हें कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो भी जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं इन्हीं ऑनलाइन शॉपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ज़रिए। एंड हैव देम डिलीवर टू देयर डोर स्टेप। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने घर तक भी जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं इन्हीं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से। देन हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि चेकिंग अमाउंट, अकाउंट बैलेंस, बैलेंसेस। अब यहाँ पे अगर आपने अकाउंट बैलेंस चेक करना है, ट्रांसफेरिंग फंड्स हैं, पेइंग बिल्स हैं एंड अप्लाइंग फॉर लोन्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्या है कि इनके ज़रिए अगर आपको अकाउंट बैलेंसेस चेक करना है, फंड को ट्रांसफ़र करना है, अपने बिल पे करने हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, गैस बिल हैं या दूसरे बिल हैं, उनको अगर आप पे करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए उनकी जो ऐप हैं उन बैंक से रिलेटेड वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ से जो है वो आप उनकी पेमेंट भी कर सकते हैं। या कोई अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है या फिर आप जो है वो इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स पर जाकर ये तमाम जो इनकी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ से ये तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ लैन। एक लैन को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो बताने हैं आपने यहाँ पर। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क इंक्लूड। अब उसमें क्या क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप NICS का नाम दे सकते हैं, डेट कनेक्ट डिवाइसेस टू द नेटवर्क। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है? जो कि नेटवर्क से डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है? नेटवर्क स्विचेस और राउटर्स। अब ये क्या करते हैं? डेट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस।
अब उन डिवाइसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्क स्विचेस और राउटर्स का यूज किया जाता है। इथरनेट केबल्स और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, अब ये क्या करते हैं, डेट इनेबल फिजिकल कनेक्टिविटी। अब इथरनेट केबल्स हैं, इसके जरिए आप फिजिकल कनेक्टिविटी के जरिए नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है, अब चाहे वो वाईफाई वायरलेस सिस्टम हो या फिर केबलिंग सिस्टम हो, तो उसके जरिए आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, अब ये क्या करते हैं, डेट गवर्न कम्युनिकेशन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब ये तमाम जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जितने भी आपके गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस के रूल्स को आप फॉलो करवाते हुए जो है वो इस पर काम कर रहे होते हैं। एडिशनली सर्वर्स में ऑल्सो बी यूज इन लैंस टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड डेटा अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस। अब यहाँ पे क्या है कि सर्वर भी जो है वो एक लैन का हिस्सा ही कहलाता है, जो कि क्या कर रहा होता है, मैनेज करने के लिए या जो रिसोर्सेज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग जो है वो जितने भी आपने डिवाइसेस कनेक्ट की हुई हैं उसके लिए जो है वो सर्वर्स का यूज किया जाता है। तो ये कुछ थी कंपोनेंट्स ऑफ अ लैन। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। अच्छा, ये जो है वो 2022 में ही रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट कॉपी ओवर हार्ड कॉपी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी जो है वो उसके बेनिफिट बताने हैं, हार्ड कॉपी से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे आप, बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट कॉपी ओवर हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपीज ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ओवर हार्ड कॉपीज। अब कौन कौन से एडवांटेजेस देती हैं भाई, नंबर 1 पे देखें, सच एज ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ठीक है, स्पेस सेविंग है, इजी एडिटिंग एंड अपडेटिंग, आराम से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सर्च एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे सर्चिंग जो उसकी कैपेसिटी आ जाती है वो भी बहुत आराम से आप कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी और वर्सेटिलिटी, अब यहाँ पे क्या है कि आप उसको एक्सेस करना और वर्सेटाइल करना भी जो है वो बहुत आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी की मदद से। सॉफ्ट कॉपी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि इसको आप इसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स को टच कर सकते हैं, फिजिकली टच किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में ऐसा नहीं होता। और इसमें क्या होता है, एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, और इसको जो है वो इन्वायरमेंटल के तौर पर यूजर फ्रेंडली भी समझा जाता है। These benefits make digital files a popular choice for sharing and storing information in today's digital age। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तमाम जितने इसके फ़वाइद हैं वो एक डिजिटल फाइल्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसको शेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को एक डिजिटल एज के अंदर जो है वो आज सॉफ्ट कॉपी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। Define ROM and its types. ROM stands for question number 10. Read only memory. अब ये क्या है, read only memory क्या है, a type of non-volatile memory used in computer and other electronic devices to store data that cannot be modified or deleted. ठीक है, रोम एक ऐसी आपके पास रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, एक ऐसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है, और इसको आप जो है वो क्या करते हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें डेटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको ना आप मॉडिफाइड कर सकते हैं ना डिलीटेड कर सकते हैं। लेकिन कुछ अब जो है वो ऐसी रोम की टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें डेटा को जो है वो डिलीट भी किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रोम, जैसे कि अब पी रोम है, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड फ्लैश मेमोरी। अब पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस। पी रोम में क्या है कि एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया तो वो सेव हो गया, उसके बाद आप उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते। वाइल ई पी रोम
यानी कि EEPROM जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड रीप्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए इनको इरेज किया जाता है और उसको दोबारा से रीप्रोग्राम किया जाता है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी आर, अब ये दोनों जो है वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड कैन बी रीप्रोग्राम मल्टीपल लाइंस। अब इसमें क्या होता है कि इसको जो है वो तो इलेक्ट्रिकली इरेज भी किया जा सकता है और उसको दोबारा से जो है वो रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार भी, आप 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहें उसको जो है वो यहाँ पर डेटा को इरेज कर सकते हैं और उसको दोबारा से रीप्रोग्राम भी जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ड्रॉ लॉजिकल डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल्स ऑफ और एंड गेट्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपने एक लॉजिकल डायग्राम्स बनानी है, ट्रूथ टेबल बनाना है, किसके बनाने हैं, और एंड गेट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक गेट के बारे में सबसे पहले देखेंगे क्या है कि लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन और मोर इनपुट बट आउटपुट विल बी वन। यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिकल गेट की अगर हम बात करें तो उसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट मौजूद होते हैं जबकि आउटपुट जो है वो एक पाया जाता है। और ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे सिस्टम्स तक ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप सर्किट बोर्ड बना रहे होते हैं तो जो ट्रांसिस्टर्स होते हैं वहां पर भी इन गेट्स का जो है वो यूज करके उन बोर्ड्स को जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो हार्डवेयर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इन लॉजिकल गेट्स का जो है वो यूज करते हैं उनको डिजाइन करने के लिए। तो नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है और गेट। और गेट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए और गेट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आपके पास इनपुट होते हैं जबकि उसका आउटपुट जो है वो एक ही होगा। इफ अ सिंगल इनपुट इज वन इज हाई। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सिंगल इनपुट जो है वो वन हाई होता है, यानी कि अगर सिंगल इनपुट जो है वो वन है, द आउटपुट वन इज ऑब्टेन्ड, तो उसका आउटपुट जो आएगा वो वन ही आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन यहाँ पे देख लें, इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर y इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। तो ये प्लस को जो है वो लेने के लिए यूज की जाती है। अब ये इसकी लॉजिकल डायग्राम देखें, यहाँ पर इस तरह के सिंबल्स में इसका यूज किया जाता है। ये दो आपके पास ये क्या है, 2 इनपुट आ रहे हैं और आगे आपके पास जो सिग्नल निकल रहा है ये इसका क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी। ये जो है वो इसका आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, सबसे पहले a की वैल्यू ली, देन b की वैल्यू ली, देन उसके बाद y इक्वल्स टू a प्लस बी। इसमें देखें जब a की वैल्यू आप लेंगे तो ये जो 2 a और b हैं ये हमेशा सेम ही रहेंगे। इसी तरह से आपको इन वैल्यूज को इनपुट करना होता है। 0 0 1 1 0 1 0 1 यहाँ तक आपने लिख दिया। उसके बाद y इक्वल्स टू a प्लस बी। अब आपके पास यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 0 और 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 1 है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको इक्वेशन को देखें, कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। इफ अ सिंगल इनपुट 1 इज हाई, द आउटपुट 1 इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें से आपके पास ए और बी जो आप इनपुट दे रहे हैं, अगर उसमें एक भी आपके पास 1 आ गया तो जो आउटपुट आएगा वो भी 1 ही आएगा। अब देखें यहाँ 0 था दोनों में तो आंसर 0 रहा। अब यहाँ पे 1, एक भी इनपुट में 1 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। एक भी 1 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। एक भी, यहाँ पे दोनों 1 है तो ऑलरेडी आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। एंड गेट में क्या होता है, इन एंड गेट हुज आउटपुट इज हाई, दैट्स इट, 1, when both the inputs are 1, if a single input is 0 the output 0 will be obtained। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखें पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझें। y इक्वल्स टू a डॉट b, एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है और उसकी डायग्राम का सिंबल देखें इस तरह से है और उसका जो था वो थोड़ा सा चेंज था। ये a का सिग्नल जा रहा है, ये b का सिग्नल जा रहा है और यहाँ पर जो आपके पास ये लाइन नजर आ रही है ये इसका
आउटपुट है। तो टेबल यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले एक है, जैसे मैंने आपको बताया था 0011 0101, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। 00 यहाँ पे देखें क्या कह रहे थे, इन एंड गेट हुज आउटपुट इज हाई 1 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1। अगर दोनों के जो इनपुट हैं वो 1 होंगे, ठीक है। इफ अ सिंगल इनपुट इज 0 द आउटपुट विल बी 0। अगर किसी भी सिंगल इनपुट जो है उसका आउट 0 आता है तो आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। देखें जैसे कि 0 0 है तो आउटपुट क्या आ गया, 0 हो गया। अब ये सिंगल इनपुट किसी भी एक में 0 आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आउटपुट भी 0 आ जाएगा। सिंगल इनपुट 0 है, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये दोनों 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इस तरह से जो है वो इसका ट्रुथ टेबल बनता है। देन हमारे पास सेक्शन सी है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, एक्सप्लेन इस टाइप्स, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन सी का है, उसको डिटेल में आपने इनके आंसर्स देने हैं। नंबर 1 पर है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस किसको कहा जाता है, पहले तो आप ये बताएं हैं, फिर उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी डिफाइन करें। कंप्यूटर वायरस इज अ, सबसे पहले हेडिंग देंगे कंप्यूटर वायरस की, ठीक है। उसके बाद अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यानी एक कंप्यूटर वायरस एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, नुकसानदेह सॉफ्टवेयर होता है जो कि खुद से फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। खुद से जो है रिप्लिकेट होता है, चेंज हो रहा होता है, फैलना शुरू हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। A virus can attach itself to a legitimate program or document। ये खुद से जो है वो अटैच हो जाता है किसी भी आपके प्रोग्राम में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, एंड एग्जीक्यूट व्हेन द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट इज ओपन और एग्जीक्यूटेड बाय अ यूजर। अब यहाँ पे क्या है कि ये एग्जीक्यूट कब होगा, कब चलेगा, कब रन होगा, जब एक प्रोग्राम या कोई भी डॉक्यूमेंट को खोला जाएगा या जो यूजर है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा उन डॉक्यूमेंट्स को या प्रोग्राम को, तब जो ये वायरस ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। वंस अ वायरस इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर इट कैन कॉज अ रेंज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। अगर एक बार आपके कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्ट हो जाता है तो ये आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। जैसे कि अब कौन कौन सी चीज़ें करता है, डिलीटिंग, करप्टिंग फाइल्स, ठीक है। आपके फाइल्स को डिलीट करना, करप्ट करना, स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको चुराना, और डैमेजिंग द सिस्टम्स हार्डवेयर, यहाँ तक कि जो सिस्टम का जो हार्डवेयर होता है उसको भी डैमेज करने के लिए कंप्यूटर वायरस का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ वायरसेस, अब बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें से हम जो है वो कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है फाइल इन्फेक्टर्स। दीज वायरस इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सच एज .exe और .com फाइल्स। ये जो आपकी एग्जीक्यूटिंग फाइल्स कहलाती हैं इनको इन्फेक्ट करता है। एंड मॉडिफाई द कोड टू इंक्लूड देयर ऑन कोड विच कैन देन स्प्रेड टू अदर फाइल्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि .exe वाली फाइल है तो ये आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है, जो कि सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादातर .exe फाइल का यूज़ किया जाता है। इसको इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत आसानी से वायरस के जो है वो अटैक हो जाते हैं इन फाइल्स के अंदर, जो कि .exe के नाम से पाई जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बार वायरस आ गया तो अब उसका जो भी उसके अंदर कोड होगा उसको ये ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज करके एक नया कोड जो है वो जनरेट कर देगी, या उस फाइल को वो क्या करेगी, करप्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो इन फाइल इन्फेक्टर्स वायरस का यूज किया जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास है बूट सेक्टर वायरस वायरसेस। these viruses infect the boot sector of a disk। अब जो कि जैसा कि आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क में बूट सेक्टर्स होते हैं, तो उन बूट सेक्टर्स को इन्फेक्ट करने के लिए इन वायरसेस का यूज किया जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बूट सेक्टर क्या कर रहे होते हैं, जो कि आपके सिस्टम को बूटिंग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। उन्हीं को जब ये
निशाना बनाते हैं तो आपके सिस्टम्स पर डायरेक्ट इसका जो है वो जाके असर होता है। एंड कैन स्प्रेड when the infected disk is booted or used to boot another system। इसमें क्या होता है कि जब दूसरे सिस्टम को बूट किया जाता है या डिस्क को बूट किया जाता है तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली फैलना शुरू हो जाते हैं आपके बूट सेक्टर्स के अंदर। देन हमारे पास है मैक्रो वायरसेस। अब इसमें क्या है देखें, दीज वायरसेस इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट्स, spreadsheets or other files that use macros, which are small programs that automate repetitive tasks and can spread when the infected file is opened or shared। अब देखें जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल है, पीडीएफ फाइल है, वर्ड की फाइल है, एमएस एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, या इस तरह की जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं, उसको जो है वो अटैक करता है ये वायरस। ठीक है, उसको अटैक करके उनकी अंदर के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको करप्ट कर देगा, या जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो उसके जरिए जो है वो वायरस जो है वो आपके सिस्टम्स में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पर भी जो है वो इसका इन मैक्रो वायरस का जो है वो यूज करते हैं। रैंसमवेयर वायरसेस। अब ये रैंसमवेयर वायरसेस क्यों हैकर यूज कर रहे होते हैं, देखें इसमें क्या होता है। दीज वायरसेस इनक्रिप्ट फाइल ऑन अ विक्टिम्स कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो विक्टिम का जो कंप्यूटर होता है उसकी फाइल को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। इनक्रिप्ट मैंने जैसे बताया था कि एक कोड के अंदर पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अब वो सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद क्या होता है, एंड डिमांड पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर द डिक्रिप्शन की। फिर क्या करते हैं कि वो जो हैकर्स होते हैं वो यूजर से पैसों की डिमांड करते हैं कि हम आपको जो है वो उसकी डिक्रिप्शन की देंगे ताकि आपका जो जितना भी डेटा लॉस हुआ है वो वापस आ सके, उससे जो है वो पैसों की डिमांड करते हैं। तो ये काम करता है रैंसमवेयर वायरस, जो कि आपके सिस्टम में जाके अटैक करता है, फिर आपके तमाम डेटा को इनक्रिप्ट करके लॉक कर देता है, और फिर उसके बाद जो है वो हैकर्स पैसों की डिमांड करके आपसे जो है वो उसको डिक्रिप्शन की देने की डिमांड करते हैं। तो ये था रैंसमवेयर वायरस। देन आपके पास नेक्स्ट में यहाँ पे टाइप है वॉर्म वायरस। अब वॉर्म वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये भी कंप्यूटर वायरस की एक टाइप होती है। that spreads itself through a network by exploiting vulnerabilities in computer system। Once it gains access to a system, the worm can replicate itself and spread to other computers, often causing damage or stealing sensitive information along the way। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें, ये भी जो है वो आपके जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ जाती हैं उनको जो है वो डैमेज करने के लिए या चुराने के लिए या आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए भी इन वॉर्म वायरस का यूज किया जाता है। और ये वायरस क्या होता है कि खुद से फैलना शुरू हो जाता है, और ये फैलता है किसके जरिए, नेटवर्क्स के जरिए फैलता है। यानी कि लैंड टू लैंड जो है वो आपके ओवर द इंटरनेट जो है आप कह सकते हैं कि वहां से जो है ये वायरसेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में जो है वो फैलना शुरू हो जाते हैं। देन है ट्रोजन हॉर्स। अ ट्रोजन हॉर्स वायरस ऑल्सो नोन एज अ ट्रोजन के नाम से जाना जाता है, इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर that disguises itself as a legitimate program or file in order to trick users to downloading and installing it। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखें इसमें जो है वो एक ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया है, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स में या इमेजेस में लगा के इनको अटैच कर दिया जाता है कि जैसे ही आप यूज़र उसको डाउनलोड करेगा या इंस्टॉल करेगा तो ये वायरसेस यानी कि जो ट्रोजन के नाम से हैं ये सिस्टम्स में फैलना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सिस्टम्स में फैलेंगे, अब ये जो वायरस है ये ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी आ सकता है, फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स के जरिए भी आ सकता है, या ड्राइव बाय डाउनलोड, कोई भी आप जो डाउनलोड कर रहे हैं, कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं उसके ज़रिए भी आ जाता है, या कोई दूसरे मेथड्स होते हैं उसके ज़रिए भी जो है वो हम इसको ट्रोजन हॉर्स को क्या करते हैं अपने सिस्टम में डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यही है कि आप अच्छे से जो पेड वर्जन्स आपके पास एंटीवायरस आ जाते हैं उनको आप यूज़ करें ताकि इन जितने एंटीवायरस हैं इससे अपने आप को बचा सकें। देन हमारे पास है स्पाईवेयर वायरस। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर दैट इज डिजाइंड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट
यूजर्स कंप्यूटर एक्टिविटीज विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें ये क्या करता है कि जो यूजर्स की कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो यूजर को बगैर पता चले ही वहां से कलेक्ट करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि जब उसमें आपके पास जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, लॉगिन इंफॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या जो भी आपने किसी ई कॉमर्स साइट के जरिए कोई अपना अकाउंट एड्रेस मेंशन किया है या कोई ऐसा पिन एड्रेस डाला है, तो वो तमाम जो लॉगिन डिटेल्स होती हैं उनको चुराने के लिए जो है वो स्पाईवेयर वायरसेस का जो है वो हैकर यूज कर रहे होते हैं। देन है एडवेयर वायरस। एडवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर virus that displays unwanted advertisement on a user's computer or device। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास अलग अलग किस्म के बेतुके किस्म के जो है वो एडवर्टाइजमेंट आपको जो है वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है, और उसके जरिए जो है वो इस वायरस को जो है वो फैलाया जाता है। एडवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड एज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम और इट कैन बी बंडल्ड विद अदर सॉफ्टवेयर। ये बहुत ज़्यादा आपके पास प्रोग्राम्स में भी आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी ये आपको मिल रहे होते हैं, ऑफन विदाउट द यूजर्स नॉलेज और कंसेंट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी यूजर्स को पता नहीं चलता और ये ऑटोमेटिकली जो है ये फैलना शुरू हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। जैसे आप उस एड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सिस्टम में जो है वो डाउनलोड हो जाता है। स्केयरवेयर वायरस, इसमें क्या होता है, देखें स्केयरवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर malware that uses social engineering tactics to trick users to believing their computer is infected with a virus or other type of malware, and then prompts them to download and pay for a fake antivirus program or other software to remove the supposed threat। इसमें क्या होता है, देखें इसमें ऐसा होता है कि इसमें आपके पास कुछ ऐसी सोशल इंजीनियरिंग टेक्टिक्स का यूज किया जाता है, कुछ ऐसी ट्रिक्स का यूज किया जाता है जिसमें यूजर क्या होता है कि वो ये बिलीव करने लग जाता है कि यार मेरा सिस्टम जो है वो वायरस से फुल हो चुका है, अब मुझे जो है वो इस सॉफ्टवेयर को, इस एंटीवायरस को डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि वो यूजर जो है वो एक कुछ ऐसे फेक एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं जो कि पेड वर्जन्स नहीं होते हैं। अगर पेड वर्जन्स आपके पास एंटीवायरस नहीं होंगे तो आपके सिस्टम कितना भी आप एंटीवायरस यूज कर लें वो किसी काम का नहीं होता। तो वो जाहिर सी बात है उसके जरिए भी जो है वो आपके जितने वायरसेस होते हैं वो तमाम आपके सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था स्केयरवेयर वायरस जो कि इंजीनियरिंग टेक्टिक्स की मदद से जो है वो फेक एंटीवायरस प्रोग्राम्स को डाउनलोड करने को आपको कहता है, और जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपके सिस्टम्स में जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। तकरीबन आप कंप्यूटर वायरस को डिफाइन करके इसमें से जो है वो 5 to 6 टाइप्स को जो है वो डिफाइन कर दीजिएगा अपनी पसंद से, और बाकी जो है उनको छोड़ दिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्रिंटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंटर क्या है। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन पेपर और अदर मटेरियल्स। इसमें क्या होता है कि प्रिंटर की एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को पेपर पर या दूसरी मटेरियल्स पर प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। इट वर्क्स बाय रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, ये काम करती है कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करके और अदर डिजिटल डिवाइसेस या जो दूसरी डिवाइसेस होती है वहां से, एंड ट्रांसफरिंग द डेटा ऑन टू द फिजिकल मीडियम। फिर क्या करती है कि उस डेटा को फिजिकल मीडियम पर ट्रांसफर कर रही होती है। अब फिजिकल मीडियम क्या है, पेपर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी है तो उस पर जो है वो प्रिंट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए इन प्रिंटर्स का जो है वो यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि दो आपके पास प्रिंटर की टाइप आ जाती है। एक नंबर 1 पे है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यूज अ फिजिकल मैकेनिज्म टू ट्रांसफर इंक और टूनर ऑन टू द पेपर। इसमें क्या होता है, फिजिकल मैकेनिज्म की मदद से
इंक को या टूनर को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है पेपर पर, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो है वो दूसरे मेथड्स का यूज करके प्रिंट किया जाता है, जैसे कि हीट पर्पस है, हीट के जरिए है, या लाइट की मदद से जो है वो हम प्रिंट को जो है वो ले रहे होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स वर्क बाय स्ट्रोकिंग अ रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रोड्यूस द प्रिंटेड इमेज। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ा दिया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या करते हैं, जो रिबन होती है और उसको पेपर के साथ जो है वो स्ट्राइक किया जाता है, जितनी बार वो स्ट्राइक होती रहेगी और जो है वो प्रोड्यूस आपका पेपर जो है वो निकलता रहेगा। तो ये रिबन जो होती है इसकी मदद से जो है आपके पेपर्स पर प्रिंट आ रहे होते हैं। तो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइजी प्रिंटर्स कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं जब इनको इन पर जो है वो प्रिंट किया जाता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, अब इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती है। नंबर 1 पर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स यूजेस अ सीरीज ऑफ पिंस टू स्ट्राइक अगेंस्ट एन इंक रिबन। अब इसमें क्या होता है कि पिंस की सीरीज लगी होती हैं, वो जब इंक रिबन से स्ट्राइक होती हैं तो अब क्या होता है, क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ डॉट्स फ्रॉम फॉर्म दैट फॉर्म द प्रिंटेड कैरेक्टर और इमेजेस। अब उस सीरीज ऑफ डॉट्स जो होती हैं उस पर आपके कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, या जिसको आप इमेज का नाम भी दे सकते हैं। वो जो है वो जैसे स्ट्राइक होते हैं तो पेपर पर, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड आर ड्यूरेबल एंड कैन प्रोड्यूस कार्बन कॉपीज। ये तमाम आपकी जो है वो कार्बन कॉपीज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर इनकी प्रिंट क्वालिटी की बात की जाए तो ये अभी तक जो है वो लो समझी जाती है। नंबर 2 हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स यूज अ व्हील विद अ सीरीज ऑफ स्पोक्स ईच विद अ कैरेक्टर और सिंबल एट द एंड। अब इसमें क्या है, देखें इसमें एक व्हील का यूज किया जाता है और उसमें सीरीज ऑफ स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स आपको पता होगा कि एक व्हील के अंदर जो उसका बिल्कुल बीच का पार्ट होता है गोल सा, उसे आप सीरीज ऑफ स्पोक्स कहते हैं। अब उसमें क्या है कि ईच विद अ करेक्टर और सिंबल एट द एंड। अब उसमें हर एक के एंड में जो है वो एक करेक्टर या कोई सिंबल जो है वो मौजूद होता है। द व्हील रोटेट्स टू द करेक्ट पोजिशन। अब क्या होगा कि रीड जो व्हील है वो जो उसकी करेक्ट पोजीशन आपने दी होगी उसके मुताबिक वो रोटेट करना शुरू करेगा एंड देन स्ट्राइक्स अगेंस्ट द पेपर, और उसी के हिसाब से वो पेपर से जाके जो है वो स्ट्राइक करेगा टू प्रोड्यूस द प्रिंटेड इमेज, और उसी के हिसाब से जो है वो इमेज आपको मिल रही होती है। डेजिबल प्रिंटर्स आर स्लो बट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट। देखें ये डेजिबल प्रिंटर जो है वो स्लो ज़रूर समझे जाते हैं, लेकिन इनकी अगर प्रिंटिंग क्वालिटी की बात की जाए तो वो हाई होती है एज कम्पेयर टू दूसरे जो आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ जाते हैं। लाइन प्रिंटर्स, these printers use a row of print hammers to produce an entire line of text at once। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रिंट हैमर्स की मदद से जो है वो पेपर पर जो है वो प्रिंट किया जाता है, लेकिन इसमें पूरी एक ही मर्तबा में पूरी एक इंटायर लाइन जो है वो टेक्स्ट की वो प्रिंट हो जाती है। उन्हें जो है वो हम लाइन प्रिंटर्स का नाम देते हैं। लाइन प्रिंटर्स आर फास्ट एंड कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी। इसको भी फास्ट समझा जाता है और ये भी हाई क्वालिटी प्रिंट जो है वो देते हैं, जिसमें टेक्स्ट आ जाती हैं, ग्राफिक्स आ जाती हैं, बट दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। लेकिन ये जो है वो दूसरे प्रिंटर्स से जो है वो एक्सपेंसिव समझे जाते हैं। देन है ड्रम प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स यूज अ सिलेंड्रिकल ड्रम विद कैरेक्टर्स और सिंबल्स ऑन इट्स सरफेस। इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम का यूज किया जाता है जिसमें कैरेक्टर्स और सिंबल्स जो हैं वो इम्बोज हुए हुए होते हैं और उसके हिसाब से जो है वो उनका प्रिंट निकल रहा होता है। द ड्रम रोटेट्स टू द करेक्ट पोजिशन। ये भी जो आपने प्रिंट दिया उसी के मुताबिक ये रोटेट करता है एंड देन स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर, और फिर उस पेपर से जाके स्ट्राइक करता है टू प्रोड्यूस द प्रिंटेड इमेज, उस प्रिंटेड इमेज को लेने के लिए। ड्रम प्रिंटर्स आर फास्ट एंड कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट। अच्छा ये भी जो है वो फास्ट समझे जाते हैं और हाई क्वालिटी टेक्स्ट जो है प्रिंटिंग क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये भी क्या है, ये भी जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं जितने भी आपके ड्रम प्रिंटर्स आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। देखें ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ हुआ है 2022 का, तो यहाँ मैंने आगे मेंशन कर दिया है। आप 2022 की जो पास पेपर्स की वीडियो है उसमें जाके इसको देख सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इस टाइप्स विथ डायग्राम। टोपोलॉजी किसको कहते हैं? टोपोलॉजी रेफर्स टू अ फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्क की जो लॉजिकल अरेंजमेंट है या जिसको आप फिजिकल अरेंजमेंट का नाम देते हैं एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। इट डिफाइंस हाउ डिवाइसेस एंड नोड्स इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड। अच्छा, अब ये टोपोलॉजी क्या डिफाइन करती है? ये बता रही होती है कि आपने एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स को, या नोड्स कहते हैं कंप्यूटर जो आपने सिस्टम से कनेक्ट किए जाते हैं, तो ये क्या करती है कि ये बताती है कि एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह से कनेक्ट हुए हुए हैं and are connected and how data is transmitted between them, और उनके दरमियान में किस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर किस तरह से कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं, कैसे कनेक्ट हैं, और कैसे जो है वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। तो इसके लिए जो है वो टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, कई टाइप्स आ जाती हैं जिसमें से हम उनके अलग अलग फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं बस टोपोलॉजी। अब देखें बस टोपोलॉजी में क्या है। इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल कॉल्ड द बस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है ये एक सिंगल केबल है, इसके साथ तमाम नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। द बस एक्ट्स एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम एंड ईच डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। अब ये जो एक बस है यानी ये जो केबल है ये एक कम्युनिकेशन मीडियम का काम कर रही होती है, यहाँ से डेटा को भेजा जा रहा होता है दूसरे नेटवर्क्स पर, और ये एक डिवाइस जो है वो डेटा को सेंड भी कर रही होती है और रिसीव भी कर रही होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू सेटअप। ठीक है, सबसे पहला फायदा इसका क्या है कि ये सिंपल है और ये जो है वो इनएक्सपेंसिव भी समझी जाती है अगर इसका आप सेटअप करना चाह रहे हैं। हाउ एवर इफ द बस केबल फेल्स, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो केबल है, ये वाली जो मेन केबल है बस केबल, अगर ये फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, द इंटायर नेटवर्क कैन बी अफेक्टेड। तो क्या होगा, जितने भी उसके साथ कंप्यूटर्स आपने अटैच किए हैं वो तमाम जो है वो इन्फेक्ट हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, यानी कि अगर मेन केबल खराब हो गई तो जितने दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे। नंबर 2 पे है स्टार टोपोलॉजी। इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने आपके कंप्यूटर्स हैं वो सेंट्रल हब से या स्विच से, या आप सर्वर का नाम भी दे सकते हैं, सर्वर से जो है वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं। द हब acts as a central point for communication and manages data traffic between devices। अब यह हब या स्विच या सर्वर जो है ये क्या कर रहा होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है कम्युनिकेशन का, जहां से आपकी तमाम डेटा ट्रैफिक जो है वो सेंड हो रही होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी इज डेट इट इज इजी टू ऐड। आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। बगैर दूसरे नेटवर्क्स को नुकसान पहुंचाए हुए आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ये देन अब बस टोपोलॉजी। अगर बस टोपोलॉजी के लिहाज से बात करें तो ये एक्सपेंसिव समझी जाती हैं। एज ईच डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। अब इसमें क्या है कि हर डिवाइस जो है वो सेंट्रल हब से जो है वो इस सर्वर से कनेक्ट होती है। अगर अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर ये काम करना छोड़ देगा ना मेन सर्वर, या आप हब इसको कह लें, स्विच कह लें, तो जो दूसरे कंप्यूटर हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी जो कनेक्शन, जो कनेक्टिविटी हो रही है डेटा की, वो इसी सर्वर या स्विच और हब की मदद से हो रही होती है।
देन हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। इन अ रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप। एक यानी कि आप देख रहे हैं कि लूप की फॉर्म में जो है वो एक डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होती हैं, विद ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द नेक्स्ट। ठीक है, एक डिवाइस इससे कनेक्ट है, फिर ये इससे कनेक्ट है। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, देखें, डेटा या तो क्लॉकवाइज मूव हो रहा होगा या डेटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव हो रहा होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो मूव होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ अ रिंग टोपोलॉजी इज दैट इट इज एफिशिएंट एंड रिलायबल। इसको एफिशिएंट समझा जाता है, रिलायबल समझा जाता है। आराम से डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इसमें ट्रांसफर हो जाता है। एज देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब इसमें क्या है कि कोई सर्वर तो है नहीं, कोई सिंगल पॉइंट नहीं है कि इसमें जो है ज़्यादा खतरा पाया जाए कि डेटा जो है वो करप्ट हो जाएगा या कोलाइड हो जाएगा। तो इस तरह के इसमें जो है वो सिस्टम फेलियर्स नहीं पाए जाते हैं। हाउएवर एडिंग और रिमूविंग डिवाइसेस कैन बी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको नई डिवाइस को ऐड करना है या आपको रिमूव करना है, तो ये एक डिफिकल्ट टास्क समझा जाता है एंड कैन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। और ये क्या करेगा, जितने बाकी नेटवर्क्स हैं उन पर भी इसका जो है वो इफेक्ट होता है। इस तरह की डायग्राम्स जो है वो उसको रिंग टोपोलॉजी की बनाई जाती है। देन हमारे पास है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ये हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। अब इसमें क्या है, एक या एक से ज्यादा टोपोलॉजीज की जो कॉम्बिनेशन होगी वो मिलके हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाती है। जैसे कि अ नेटवर्क में यूज द स्टार टोपोलॉजी फॉर द मेन बैकबोन विथ इंडिविजुअल बस और रिंग टोपोलॉजीज फॉर ईच डिपार्टमेंट और ऑफिस। मिसाल के तौर पर अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, एक नेटवर्क है जिसके अंदर एक स्टार टोपोलॉजी का यूज किया गया है मेन बैकबोन के तौर पर। ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल के तौर पर बस का यूज कर रहे हैं और रिंग टोपोलॉजीज का यूज कर रहे हैं एक डिवाइसेस को या एक डिपार्टमेंट को दूसरे ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। एचआर का डिपार्टमेंट है, ठीक है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टोपोलॉजीज का यूज किया जाएगा। एक एक जगह पर आपने हब का यूज कर लिया, एक पे आपने जो है वो यानी स्टार टोपोलॉजी का यूज कर लिया, एक पर रिंग का कर लिया और एक पर जो है वो आप बस टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन इंटरकनेक्ट जब होंगी तो इसको आप कहेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजीज। ठीक है, यानी जो एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करके बनाई जाती हैं। The main advantage of a hybrid topology is its flexibility and scalability, allowing a network to be customized to meet specific needs. However, it can be more complex to set up and maintain. देखें, अगर हम इसकी बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेजेस की, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें समझी जाती है और उसको जो है क्या होता है कि इसमें जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उसको आप इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और देखें, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें आपको ज़्यादा कंप्यूटर्स को ऐड करवाना है या उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो कम्प्लेक्स समझी जाती है, क्योंकि जब तीनों टोपोलॉजीज को आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तब वहाँ पर जो है उनको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये उसके एक डिसएडवांटेज में भी आ जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया 2021 पास्ट पेपर के सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और सेक्शन सी के जो डिटेल आंसर क्वेश्चंस आए थे वो। ये जो है वो आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।